हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज का जो पेपर, सिंस वी हैव बीन स्टडिंग दिस पेपर फॉर द लास्ट 2-3 days, दैट इज सोशल साइकोलॉजी। सो आज का टॉपिक इस पेपर का होने वाला है सोशल लोफिंग एंड सोशल फैसिलिटेशन। सो आई विल रैप अप दिस वीडियो वेरी क्विकली, बट हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टच करने वाले हैं कि सोशल लोफिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे रिड्यूस की जा सकती है सोशल लोफिंग, और सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ 3-4 थ्योरीज पढ़ेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद सोशल लोफिंग। एमसीक्यूज में आ जाती है ये टर्म। सो सोशल लोफिंग क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्सर्ट लेस एफर्ट व्हेन दे आर वर्किंग इन अ ग्रुप देन व्हेन दे आर वर्किंग इंडिविजुअली। तो आप लोगों के साथ भी कभी हुआ होगा ना कि क्लास में अगर ग्रुप प्रेजेंटेशन बनाने की असाइनमेंट दिया टीचर ने, दैट ये 5-6 लोगों का ग्रुप है और आप सबको मिलके जो है एक प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंट नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू मेक दैट प्रेजेंटेशन। सो काफी बार क्या होता है कि जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो सारे जो है कम कम एफर्ट ही एक्सर्ट कर रहे होते हैं, और बेचारा कोई एक ही होता है उस पूरे ग्रुप में से जो सारा जो पीपीटी का काम है और सब कुछ है वो कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन वही पीपीटी अगर उस सारे ग्रुप के मेंबर्स को इंडिविजुअली दी गई होती कि आपको ये पीपीटी बनानी है एज अकेले, मतलब ग्रुप का पार्ट होके नहीं, तो वो इंडिविजुअल शायद उसमें ज्यादा एफर्ट पुट इन करता देन वो जब कर रहा है जब वो ग्रुप का पार्ट है। या फिर अगर आपने कभी टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट किया, होता है ना कि बीच में रोप होती है, रस्सी होती है और दोनों तरफ टीम्स होती है जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना चाह रही होती है। सो ऑफन व्हाट हैपेंस इज कि जो शुरू में 1-2 लोग खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा एफर्ट पुट इन कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे की जो पूरी ग्रुप है अक्सर होता है कि वो रोप बस सिंपली पकड़ के खड़े हुए इतना एफर्ट एक्सर्ट नहीं करे। सो सोशल लोफिंग यही फिनोमिनन होता है कि जब हम एक ग्रुप टास्क कर रहे होते हैं, कलेक्टिवली कोई काम कर रहे होते हैं, सो इंडिविजुअल्स दे एक्सर्ट लेस एफर्ट, दे वर्क लेस हार्ड देन व्हेन दे वुड डू इंडिविजुअली। ठीक है, अब क्यों होता है ये सोशल लोफिंग? सो देर आर सम ऑफ मेनी रीजंस व्हाई इट हैपेंस, एंड उसमें से कोई एक रीजन ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल लेजी है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि इंडिविजुअली लेजी होगा इसीलिए उसने एफर्ट एक्सर्ट नहीं किया। नो, सम ऑफ द रीजंस आर कि नंबर 1 रीजन है कि ग्रुप मेंबर्स को इतना रिस्पॉन्सिबल ही नहीं फील होता उस पूरे ओवरऑल टास्क के लिए। उनको इतनी जैसे अगर पीपीटी बनाने के लिए बोल दिया तो उनको इतना रिस्पॉन्सिबल फील नहीं होगा, उनको लगेगा अरे ठीक है यार पीपीटी तो बनानी है, कोई भी बना लेगा। So they do not, when a person does not feel responsible for that overall task, तब वो एक एफर्ट भी एग्जर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है कि वो जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी कंट्रीब्यूशन उस काम में जाने वाला है, वो इंडिविजुअल बेसिस पे इवैल्यूएट नहीं हो रहा। तो अगर टीचर ने बोल दिया आपको ग्रुप में पीपीटी बना के लानी है, तो टीचर ने साथ में ये नहीं बोला कि मैं इंडिविजुअल बेसिस पे सबके देखूंगी कि किसने कौन सी पीपीटी बनाई है, उस हिसाब से मैं मार्क्स दूंगी। रादर टीचर ने क्या बोल दिया, एज अ कलेक्टिवली आप लोग ग्रुप बना के ईमेल कर देना और मैं मार्क्स दे दूंगी। तो वहां पे क्या हुआ कि आपके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को वैल्यू नहीं दिया जा रहा, इसीलिए फिर आपके जो मोटिवेशन है काम करने की या एफर्ट पुट इन करने की वो भी रिड्यूस हो जाती है। थर्ड रीजन हो सकता है कि अगर आप एक ग्रुप के पार्ट होके परफॉर्म कर रहे हो तो वो जो ग्रुप के परफॉर्मेंस है वो किसी और ग्रुप के साथ कंपेयर नहीं हो रही है। So often it happens that suppose what example should I give you? चलो स्कूल्स में, स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, बैक टू स्कूल एग्जाम्पल्स टुडे। ठीक है, तो स्कूल में कई बार क्या होता है कि रोज होती है ना, रोज में बच्चे बैठे होते हैं ABCD ऐसे करके, वो रो 1 2 3 4, कुछ वॉल्स के साइड रो होती है, कुछ खिड़की के साइड और कुछ बीच में होती है। सो कभी कभी जो टीचर आते हैं वो कुछ ऐसा स्पेलिंग बी कंपटीशन या सॉर्ट ऑफ कोई कंपटीशन कराते हैं ना कि रो 1 और 2 एक ग्रुप है और रो 3 और 4 एक ग्रुप है, और अब दोनों के ग्रुप्स के साथ जो है स्पेलिंग का कंपटीशन होगा और जौन सी ग्रुप के सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे वो जीतेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, हर एक ग्रुप को, एक जो ग्रुप है उसको दूसरे ग्रुप के परफॉर्मेंस के साथ क्या हो रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, उनको कंपेयर किया जा रहा है। तो इस केस में सारे मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, बट अगर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बोला कि चलो ऐसे ही खेलते, कोई जीतेगा नहीं कोई हारेगा नहीं, लेट्स जस्ट प्ले इट, आप एक ग्रुप हो आप एक ग्रुप हो, लेकिन उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो फिर क्या है कि परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी कि यार आई डोंट हैव टू कंपेयर और compete एनीवेयर, सो व्हाई शुड आई पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट।
फिर एक और रीजन हो सकता है कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो भी ग्रुप बनी है, उनके बीच या तो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा, या जो भी हो रहा है वो बहुत ही इम्प्रॉपर तरीके का कोऑर्डिनेशन है। तो पीपीटी बनाने के लिए बोल तो दिया टीचर ने, अब लेकिन आपस में बच्चे जब बात करने बैठते कि यार कैसे बनाना है, या तो इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे बच्चे, ठीक है, जो आपके ग्रुप के पार्ट हैं, तो आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो के आपको लगेगा कि यार कोई एफर्ट पुट इन नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ, व्हाई शुड आई डू इट, छोड़ो, ठीक है। तो कोई अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहता ग्रुप मेंबर्स के आसपास, या वो कोऑर्डिनेशन बहुत इम्प्रॉपर है, देन social loafing can occur. Another reason can be कि if belonging to that same group is not important, तो अगर आपको लगता है कि इस ग्रुप का मेंबर होना मेरे लिए कोई इतना ज़रूरी बात भी नहीं है, तो फॉर एग्जांपल पीपीटी बनाने के लिए बोला है, इंटरनल मार्क्स में ऐड होगा, ठीक है, तो आपको लगेगा क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे क्या लेना देना, कौन लोग है इस ग्रुप में, आई डोंट केयर अबाउट द इंटरनल मार्क्स ऑल्सो। तो अगर आपको सेम ग्रुप में रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो अल्टीमेटली ऑफकोर्स यू विल नॉट पुट इन एनी एफर्ट। सो these are some of the reasons why social loafing can occur. अब बात आती है कि देखो सोशल लोफिंग तो बड़ी डेंजरस सी चीज है, ग्रुप में फिर अगर कोई इंसान काम करेगा तो किसी एक के ऊपर ही सारा बर्डन आ रहा है, सो हाउ शुड वी टैकल दिस। सो सोशल लोफिंग को टैकल कर सकते हैं बाय एड्रेसिंग दीज इश्यूज। अब जिस वजह से सोशल लोफिंग हो रही है, उन्हीं रीजंस को अगर खत्म कर दिया जाए तो सोशल लोफिंग नहीं होगी। सो सम वेज टू रिड्यूस सोशल लोफिंग, हर एक इंसान का एफर्ट जो है वो आइडेंटिफाइबल करो। तो पीपीटी बनाने के लिए बोला है, तो बोलो कि हर एक पीपीटी पे नाम होना चाहिए कि किसने कौन सी पीपीटी बनाई है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल गिव इंडिविजुअल मार्क्स, ठीक है। इंक्रीज करो द प्रेशर टू वर्क हार्ड। इससे क्या होगा कि आप प्रेशर डालोगे थोड़ा बच्चों पे कि हार्ड वर्क करो, अच्छे से रिसर्च करके फिर पीपीटी बनाओ, ये करो, अच्छे से करो। सो उनको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा वो टास्क, उनको थोड़ा पर्सनल रेलेवेंस लगेगा उस टास्क के लिए, उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी। देन इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ टास्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपीटी है, इससे आपके मार्क्स जुड़ेंगे, आपके जो एफएस के मार्क्स हैं वो लगेंगे, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सो इम्पोर्टेंस जगाओ थोड़ी टास्क की, ताकि लोगों को मोटिवेशन आए उस पर काम करने के लिए। एंड अगेन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन पे फोकस करो दैन द ग्रुप, एंड यू स्ट्रेंथन द ग्रुप कोहेसिवनेस। जो भी ग्रुप आपने असाइन किया, कोशिश करो कि उसको थोड़ा कोहेसिव, थोड़ा क्लोज बनाया जाए, ताकि मेंबर्स के बीच में थोड़ा नोन हो सारे मेंबर्स एक दूसरे के, ताकि जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रॉपर ना रहे और सही से कोऑर्डिनेशन हो पाए, जिससे सोशल लोफिंग रिड्यूस हो। सो दीज आर सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन रिड्यूस सोशल लोफिंग। एंड नाउ वी मूव ऑन टू अनदर टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, जो कि है सोशल फैसिलिटेशन। अब ये सोशल फैसिलिटेशन क्या है? सो इट बेसिकली रेफर्स टू इम्प्रूवमेंट और डिक्रीज इन एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस व्हेन दे आर वर्किंग विद अदर पीपल देन व्हेन दे आर वर्किंग अलोन। तो इससे क्या है, अब एग्जाम्पल इस चीज से रिलेट करेंगे कि अगर आपने कभी स्टेज पे परफॉर्म किया है या लोगों के सामने कोई भी चीज परफॉर्म करी है, सो आपको रियलाइज हुआ होगा कि या तो वो लोगों की प्रेजेंस से आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट है, या लोगों की प्रेजेंस की वजह से आपकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होनी चाहिए थी अकेले, उतनी अच्छी उनके सामने नहीं हो रही। तो वो है कॉन्सेप्ट आपके सोशल फैसिलिटेशन का, कि डज द प्रेजेंस ऑफ पीपल, अब वो प्रेजेंस इमेजिन्ड प्रेजेंस भी हो सकती है और रियल प्रेजेंस भी हो सकती है, ठीक है। आइदर इट कैन बी कि रियली ऑडियंस उस ऑडिटोरियम में प्रेजेंट है जहाँ पे आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, या फिर आप बस इमेजिन कर रहे हो कि वहां पे वो लोग प्रेजेंट है। सो चाहे वो रियल प्रेजेंस हो या इमेजिन्ड प्रेजेंस हो लोगों की, उस प्रेजेंस का एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इज द प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस इम्प्रूविंग एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस? तो हो गया कि हाँ भाई सोशल फैसिलिटेशन है, कि लोगों के प्रेजेंस होने की वजह से जो परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल की उसमें इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अगर लोगों के प्रेजेंस होने की वजह से उस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस में डेक्रीमेंट आ गया, यानी कि जितना अच्छा वो अकेले परफॉर्म कर रहा था उतना अच्छा अब नहीं कर पा रहा बिकॉज लोग प्रेजेंट है वहां पे, तो क्या हो गया कि वो सोशल फैसिलिटेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है। नाउ देयर आर सम थ्योरीज जो अटेम्प्ट करती है सोशल फैसिलिटेशन के फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने की। पहली थ्योरी है आपकी अराउजल थ्योरी, जो कि दी थी ज़ेज़ोंग ने। प्लीज अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो है एकदम से खोल लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, इसके बारे में जान लो। और मैंने राइट अप इतना इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट इट। सो अराउजल थ्योरी दी थी ज़ेज़ोंग ने, और अराउजल थ्योरी ज़ेज़ोंग ने कैसे एक्सप्लेन की थी
कि क्योंकि जब लोग जो है प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास इन द फॉर्म ऑफ एन ऑडियंस, चाहे वो रियल में प्रेजेंट हो या आप जस्ट इमेजिन करें उनकी प्रेजेंस, तो वो जो प्रेजेंस है लोगों की एक सॉर्ट ऑफ अराउजल क्रिएट करती है हमारे अंदर, एक फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है ना कि स्टेज पे जाते कुछ परफॉर्मेंस देना होता है तो एकदम से हार्ट बीट बड़ी तेज होने लग जाती है, कई लोगों को थोड़ा धक धक सा होता है दिल में. सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ फिजियोलॉजिकल अराउजल दैट इज टेकिंग प्लेस इन द पीपल्स लाइफ. तो वो जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है, जजोंक ने यही बोला था कि इस फिजियोलॉजिकल अराउजल की वजह से ही डिटर्मिन होगा कि क्या सोशल फैसिलिटेशन हो रही है या परफॉर्मेंस में डेक्रीमेंट हो रहा है. तो एक अगर ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है तो ठीक है, सोशल फैसिलिटेशन हो जाएगी. बट वो फिजियोलॉजिकल अराउजल इतना हद तक हो जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस के साथ ही इंटरफेयर करने लग जाए, तो देन इट विल नॉट बी सोशल फैसिलिटेशन. Then another theory is evaluation apprehension theory of social facilitation, जो कि कटरेल ने दी थी 1968 में. नाउ ये इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन क्या है? देखो, इवैल्यूएशन टर्म आपको पता है, एप्रीहेंशन टर्म आपको पता है, तो टुगेदर अगर हम मिलाएं इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन, तो कटरेल ने बोला था कि जब लोग प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास तो हमें उनकी प्रेजेंस से इतना फर्क नहीं पड़ता, रैदर हमें फर्क पड़ता है कि वो हमारे को कैसे इवैल्यूएट कर रहे होंगे, वो लोग हमें जज कर रहे होंगे, हमारी परफॉर्मेंस को जज कर रहे होंगे, हाउ दे मस्ट बी थिंकिंग अबाउट आवर परफॉर्मेंस. तो ये जो इवैल्यूएशन होती है ना लोगों की, चाहे वो वर्बली कुछ ना बोल रहे हो, लोग इवैल्यूएशन कुछ ना करो, बट हम जो हैं, जो भी इंसान परफॉर्म कर रहे हैं उन ऑडियंस के सामने या तो इमेजिन्ड या रियल प्रेजेंस में, दैट पर्सन, व्हेन दैट पर्सन इमेजिन्स कि हाउ दैट ऑडियंस मस्ट बी इवैल्यूएटिंग माय परफॉर्मेंस और इवैल्यूएटिंग मी, तो वो इवैल्यूएशन जो है एक सॉर्ट ऑफ एप्रीहेंशन क्रिएट करती है उसके मन में, और उसी की वजह से या तो सोशल फैसिलिटेशन होती है या नहीं होती. तो अगर आप ये इवैल्यूएट करते हो कि हाँ भाई ऑडियंस को अच्छा ही लग रहा है, उनके फेसेस से देख के लग रहा है दे आर स्माइलिंग एंजॉइंग, सो दे मस्ट बी लाइकिंग माय परफॉर्मेंस, तो आपकी और फैसिलिटेशन ही होती है उनकी प्रेजेंस से. लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ऑडियंस तो बोर लग रही है, उनके चेहरे पे बड़ा बोरियत नजर आ रही है, दे आर लुकिंग वेरी कि क्यों आ गए हम लोग यहाँ पे, तो उससे क्या आपकी परफॉर्मेंस और डिटीरियोरेट ही होती जाएगी, क्योंकि आपको फिर थोड़ा नेगेटिव जजमेंट होता जाएगा अपने बारे में. सो दैट इज योर इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन, कि लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे, कैसा इवैल्यूएट करे होंगे मेरी परफॉर्मेंस को, उसके बेसिस पे यू आर डिसाइडिंग. देन अनदर थ्योरी इज योर डिस्ट्रैक्शन कॉन्फ्लिक्ट एंड अटेंशन थ्योरी, जो कि बैरन ने दी थी 1986 में. अब ये डिस्ट्रैक्शन कॉन्फ्लिक्ट और अटेंशन थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि एक इंसान जो कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है एक ऑडियंस के सामने, वो जो है जहाँ पे ऑडियंस प्रेजेंट होती है, उन ऑडियंस के प्रेजेंस होने की वजह से उस परफॉर्मर के मन में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. कॉन्फ्लिक्ट कैसा? कि यार मैं उस ऑडियंस पे कॉन्सेंट्रेट करूं या जो टास्क मुझे करना है यहाँ पे मैं उस पे कॉन्सेंट्रेट करूं. तो फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट कैसा आएगा कि कई बार ये ऐसा हो जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप ड्रम्स प्ले करने जा रहे हो स्टेज पे और वहाँ पे ऑडियंस भी बैठी है, डिस्ट्रैक्शन की तरह वो एक्ट करती है ऑडियंस. क्यों? क्योंकि आपके मन में अभी एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि यार शुड आई पे अटेंशन टू कैसे ऑडियंस रिएक्ट कर रही है या इंजॉय कर रही है या नहीं कर रही, या फिर मैं अपने ड्रम्स प्ले करने पे ही अटेंशन दूँ. ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ देना चाहिए उससे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक अराउजल इंक्रीज करता है आपके अंदर, and because of that arousal we have our social facilitation or no social facilitation. तो अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि आप समझ ही नहीं पा रहे किस पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए, सो ऑफ कोर्स सोशल फैसिलिटेशन तो नहीं होगा, ऑडियंस की प्रेजेंस की वजह से आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज होता चला जाएगा. लेकिन अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन एक ऑप्टिमम लेवल पे हो, आप इजीली फोकस कर पा रहे हो उन पे भी और अपने काम पे भी, और फिर उससे जो अराउजल रिलीज होगा वो भी ऑप्टिमम लेवल का है, तो क्या है, सोशल फैसिलिटेशन होगी कि लोगों के प्रेजेंस की वजह से आपको थोड़ा बूस्ट मिल रहा है, इन्हांस हो रही है आपकी परफॉर्मेंस. जैसे कई बार रॉक शोज होते हैं, पॉप शोज होते हैं, वहाँ पे रॉक स्टार्स या पॉप स्टार्स आते हैं, वो अपना म्यूजिकल म्यूजिक प्ले करते हैं या सिंग करते हैं, और वहाँ पे ऑडियंस भी होती है, तो वो अपने सिंगिंग पे फोकस करे या ऑडियंस पे फोकस करे, बिकॉज ऑडियंस इज ऑल्सो सिंगिंग एंड शाउटिंग अलॉन्ग विद देम ओनली. ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे उनका क्या है, परफॉर्मेंस इन्हांस होता है कि ऑडियंस प्रेजेंट है, वो मोटिवेट कर रही है उनको,
तो हो गया कि भाई चलो सोशल फैसिलिटेशन है। लेकिन अगर ऑडियंस के शोर की वजह से या उन पे कॉन्सेंट्रेट करने की वजह से वो अपना परफॉर्मेंस सही से नहीं दे पा रहे, देन इट विल नॉट बी सोशल फैसिलिटेशन। एंड देन देर इज अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी जो कि को एक्शन थ्योरी थी, जो नॉर्मन ट्रिपलेट ने दी थी 1898 में। रिमेंबर व्हेन वी डिड द वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, तो नॉर्मन ट्रिपलेट की बात की थी, जिन्होंने सोशल फैसिलिटेशन पे काम किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, एंड इट वाज द फर्स्ट स्टडी पब्लिश्ड इन द फील्ड। ठीक है, नहीं याद है तो यू कैन गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज ऑफ साइकोलॉजी एंट्रेंसेस लेट्स क्रैक इट सीरीज। मैंने जो लिंक है एक पूरी प्लेलिस्ट की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, राइट। तो को एक्शन थ्योरी क्या कहती है कि हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती है किसी भी टास्क पे जस्ट बिकॉज अदर पीपल आर ऑल्सो डूइंग द सेम टास्क। तो मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी क्योंकि सेम ही काम कर रहे हैं, तो मेरी परफॉर्मेंस भी उस टास्क पे थोड़ी इंक्रीज होएगी, बेटर होएगी। तो कभी आपने देखा है कि पार्टी हो रही है कहीं पे एकदम डिस्को पार्टी एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन वहां पे कोई इंसान कॉपी किताब लेके पढ़ रहा है, नहीं हो पाती ना वहां पे पढ़ाई डिस्को पार्टी में, या इवन किसी शादी के फंक्शन में हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती बिकॉज एवरीबडी अराउंड अस इज डूइंग समथिंग अदर देन व्हाट वी आर डूइंग। वही ऑन द अदर हैंड अगर आप अपने क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करने की कोशिश करोगे या लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करने की या किसी भी बुक को पढ़ने की कोशिश करोगे, इट विल बी मच ईजियर और शायद आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपके आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा है। सेकेंडली, आपके आसपास भी जो भी लोग प्रेजेंट होंगे उस लाइब्रेरी में वो भी कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं या फिर एटलीस्ट साइलेंट तो हैं। सो को एक्शन यही होता है कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है ऑन अ टास्क सिंपली बिकॉज अदर पीपल आर ऑल्सो डूइंग द सेम टास्क एज यू आर डूइंग। सो दीज आर सम ऑफ द थ्योरीज ऑफ योर सोशल फैसिलिटेशन। एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो, जिसमें हमने बात कर ली है सोशल फैसिलिटेशन की एंड सोशल लोफिंग की। आई होप आपको इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, please feel free to comment down below. So that is it for today's video. Thank you so much for investing your time, and if you've been watching this video till here, then I really hope that you've subscribed to the channel of Mind Review and you are getting some value added from these videos. So till then, have a very good day, take care, and bye bye.